हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका सेकेंड चैप्टर है। कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, उसको डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉस्ट में। ठीक है, तो इन सभी को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता क्या है, इसकी मीनिंग हम जान लेते हैं कि होती क्या है। ठीक है, कॉस्ट इज़ अ मेज़रमेंट। कॉस्ट इज़ अ मेज़रमेंट का मतलब अच्छा है, जो लागत होती है वो एक पैमाने का काम करती है, मापने का काम करती है। ठीक है, अब क्या करता है, किस तरीके से करता है, इन मोनेटरी टर्म्स। मोनेटरी टर्म्स का मतलब होता है बच्चे मनी के फॉर्म में या फिर पैसे में। ठीक है, जैसे कि अब ये पेन बना है, अब आप ये बताएंगे कि इसमें लेबर आपने यूज़ किया, इंक आपने यूज़ की, आपने इसका अपर बॉडी पार्ट के लिए प्लास्टिक यूज़ की, है ना। इस तरीके से बताएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप एक साथ ये चीज़ बता दें कि आपने इंक के लिए 1 रुपये खर्च किए, इसके अपर बॉडी पार्ट के लिए 1 रुपये खर्च किए, तो ये हो गया मोनेटरी टर्म्स में कहना, है ना। पैसे में बताना कि कितने रुपए किस पे खर्च हुए हैं, कहाँ पर। ठीक है, तो वो होता है आपका मोनेटरी टर्म। ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, अब मोनेटरी टर्म्स में ये क्या मेज़र करेगा, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस की कॉस्ट को वो मेज़र करेंगे जो कि जितने अमाउंट की जहाँ पर यूज़ हुई है। सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अब उस पर जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसके लिए। रिसोर्सेज का मतलब हो सकता है यहाँ पर जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूल यूज़ हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें भी आपने यहाँ पर एज अ रिसोर्सेज यूज़ की हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जितना भी आप अमाउंट खर्च करते हैं उसको मेज़र करना, है ना, कि कितना उस प्रोडक्ट को बनाने पर पैसा खर्च किया गया है और कितनी लागत आई है। और अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस सर्विस के लिए भी वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि वहाँ पर कितना पैसा लगा है। हम बोलते हैं उसको क्या, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब सपोज जैसे मान लीजिए ये है पेन आपकी, अब इस पेन को बनाने में जो भी रिसोर्सेस आपने यूज़ किए, जाहिर सी बात है कोई भी रिसोर्सेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फ्री में तो आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट तो करना होगा। अगर कुछ लेबर आपने यूज़ किए तो उनको वेजेस पे करने होंगे। अगर आपने मटेरियल यूज़ किया तो उस मटेरियल को, आपने रॉ मटेरियल को कहीं से तो परचेज़ किया होगा, तभी तो आप इस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। कहीं से इंक लेकर आए होंगे, कहीं से अपर बॉडी पार्ट बनाने के लिए प्लास्टिक लेकर आए होंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो भी अमाउंट आप खर्च करते हैं उसी अमाउंट को यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में डिफ़ाइन किया जाता है कि कितना पैसा खर्च किया गया है, और हम उसी को बोलते हैं कि इतनी कॉस्ट आई है इस पेन की। जैसे इस पेन को बनाने में हम बोल सकते हैं कि 5 रुपये कॉस्ट आई, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट की बात हो गई। अगर ऐसे ही कोई अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आया उसको भी इसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने टाइप्स के यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, तो वो हो गया मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि इस पेन को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, जैसे कि मटेरियल के तौर पे इंक हो गया, है ना, ये प्लास्टिक हो गया इसके ऊपर बॉडी पार्ट बनाने के लिए। लेबर कॉस्ट, अब इसको बनाने के लिए कुछ लेबर, कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे जो इसके लिए काम करेंगे, है ना। एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के तौर पर काम करती हैं। ओके बच्चे, तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का पार्ट हैं। ओके, समझ गए। तो ये सभी एक रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज पे जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, सो कॉस्ट क्या है, आपका एक मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट करने का तरीका है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कितना पैसा उस पर खर्च किया गया है वही होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब सबसे पहले बात आती है मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो मटेरियल कॉस्ट आप समझिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके लिए जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल कितने का है, उस पर कितना खर्चा हुआ, तो उसकी जो लागत है उसको आप बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए इस पेन को बनाने का आपका पर्पस है, मीन्स पेन का प्रोडक्शन करने का आपका पर्पस है, तो जाहिर सी बात है आप इसके लिए मटेरियल तो परचेज़ करेंगे। अब मटेरियल के तौर पे क्या क्या हो सकता है, इंक हो सकती है इसका मटेरियल, ये जो प्लास्टिक का बॉडी पार्ट है वो हो सकता है इसके लिए मटेरियल। तो इसके लिए आपने जो पैसे खर्च किए हैं उसी को हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट, इतनी आई है।
ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और सेकेंड है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, जिसको आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं या एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर पे या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। जैसे कि मान लीजिए आपने इस पेन को बनाया, आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना कि मैंने इस पेन को बनाया तो इस पर 5 रुपये कॉस्ट आई, तो ये डायरेक्टली आपने एलोकेट कर दिया, टोटल कॉस्ट बता दिया आपने कि इतनी आ गई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है कि वो इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर आपने यूज़ किया, कितना यूज़ किया वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हर एक पेन के अकॉर्डिंग, तो आप उस सारे पेन का एक साथ बता देंगे एवरेज निकाल के कि इतना कॉस्ट बनता है एक पेन का, है ना, तो उसमें इंक्लूडेड हो जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। जैसे कि मान लीजिए पेन बनाना तो इंक तो चाहिए होगी, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पावर को ले सकते हैं, फ्यूल को ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अभी आगे इसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करें, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। देखिए बच्चा, इकोनॉमिकली मीन जिसको आप बहुत ही कम तरीके से उसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट से वो रिलेटेड है वो कॉस्ट। जैसे कि इस पेन की कॉस्ट है डायरेक्टली, तो आप बता सकते हैं ओवरऑल कि हाँ इस पेन को बनाने में, देखिए कोई भी ये नहीं पूछता कि इस पर लेबर कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर कितनी लगी है ना, वाटर कितना यूज़ हुआ, ये सब नहीं पूछते। पूछते अच्छा इसका ये जो अपर बॉडी पार्ट ये कितने का बना होगा, अच्छा इसमें जो इंक है वो कितने की बनी, जो दिख रहा है वही तो पूछेगा ना इंसान। तो इसको डायरेक्टली एलोकेट किया जाता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। तो आप बताते हैं कि 5 रुपये लगाए, अब उस 5 रुपये में तो इंक्लूडेड भी है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर भी। जब फैक्ट्री में काम हो रहा था वहाँ पे और भी पैसे खर्च हुए जगहों पे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, वो भी उसी में इंक्लूडेड होगा। फिर आपका जो फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल वगैरह होता है वो चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। चलिए आगे इसको और थोड़ा देख लेते हैं, इसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेस डायरेक्टली विद द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स जो एक प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप बेच सकते हैं पब्लिक के बीच में, मीन्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट या फिर इंड प्रोडक्ट। अब जैसे कि पेन बनकर रेडी है तो अब आप इसको बेच सकते हैं मार्केट में, हम यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए अगर ईंटें बनाना है ना, ईंटें बनाने के लिए आपको क्ले चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो वो तो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। लेकिन क्या सिर्फ ईंटें क्या मिट्टी से ही बन गई होंगी? नहीं, उसमें तो पानी, क्ले को आप पहले मिक्स करेंगे, उसके लिए वाटर यूज़ किया होगा आपने, लेबर यूज़ किया होगा आपने, है ना, उसको बनाने के लिए कुछ लोग लगाए होंगे। लेकिन क्ले के बिना ईंट नहीं बन सकती। तो यहाँ पे क्ले किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ब्रिक्स मेकिंग के लिए। तो क्ले क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। ठीक वैसे ही सीमेंट और स्टोन्स भी हो गए। जैसे मान लीजिए अगर घर बनाना है तो वहाँ पे आपकी ईंटों की भी ज़रूरत है, सीमेंट की भी ज़रूरत है, स्टोन्स की भी ज़रूरत है, इसके बिना तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो सीमेंट और ये आपकी क्या होगी, ब्रिक्स, ईंटें या स्टोन्स, ये सब क्या हो गया आपका, ये डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। लेकिन घर तो बिना पानी के बनेगा नहीं, आपको जो सीमेंट्स उनको मिक्स करने के लिए पानी की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी ज़रूरत पड़े, फ्यूल की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े, तो वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो समझ गए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये बता ही दिया मैंने उसके साथ साथ ही, लेकिन इसको भी देख लीजिए डिटेल में। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच डू नॉट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट विच हेल्प द प्रोडक्शन। देखिए, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं ये मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए आप डायरेक्ट मटेरियल के तौर पर ले लीजिए, ईंटें हो गए, सीमेंट हो गया, लेकिन सीमेंट को मिक्स करने के लिए वाटर तो ज़रूरी होगा, तो यहाँ पर जो वाटर है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, और जो ईंटें और सीमेंट है वो
डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल, कॉटन वेस्ट एंड मेंटेनिंग प्लांट्स, स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे टूल्स होते हैं। हाँ, जब आप घर बनता है तो जो मिस्त्री होते हैं उनको टूल्स भी चाहिए होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या लगता है उनको नापने के लिए, मिक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वो चीज़ें क्या हो गई, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट हो गई। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमने इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बात की है अभी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबर कॉस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे उसको एलोकेट किया जाता है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर 2 है उसके बारे में जानेंगे। इसमें एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो लेबर कॉस्ट क्या होती है इसको डिटेल में समझते हैं, कितने टाइप्स की होती है और कहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज़ परमानेंट और टेम्प्ररी फॉर देयर सर्विसेज। देखिए बच्चा, लेबर कॉस्ट का मतलब यही है वेजेस से, वेजेस या फिर सैलरी से, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उन एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ पैसे पे करते हैं एज अ वेजेस, सैलरी, है ना। तो लेबर कॉस्ट क्या होती है कि चाहे वो एम्प्लॉयज़ परमानेंट हो या फिर टेम्प्ररी हो, मीन्स कुछ टाइम के लिए रखे गए हों, उनके जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो भी काम करते हैं प्रोडक्शन कंपनी के लिए, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, तो उनको पेमेंट किया जाता है यहाँ पर, ओके। चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्प्ररी है, तो उसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट इतनी आई है, ठीक। अगर हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट इज सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे लेबर कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सेकंड है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है बच्चा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर कॉस्ट होती है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो वर्कर्स तो डायरेक्टली उस कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसी के लिए ही उनको वेजेस पे किया जाता है, तो ऐसे वेजेस को हम बोलते हैं या लेबर्स को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी आई है। सपोज अब जैसे ये पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस पेन को बनाने के लिए आपने कुछ लेबर्स को रखा था और आप उनको पे कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो आप बोलेंगे वो 10,000 जो लेबर कॉस्ट है इस पेन की प्रोडक्शन के लिए आपने दिया है। तो आप डायरेक्टली उस कॉस्ट सेंटर पे, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे उसको एलोकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ पर कितना खर्च किया गया है, किस लेबर ने किस प्रोडक्ट पर काम किया है और उसको इतना लेबर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके बच्चा, इसकी मीनिंग देखनी तो आप देख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर रेडीली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे वो उसको आप उस लेबर कॉस्ट को एलोकेट कर पाएंगे। लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पर उस लेबर ने अपनी सर्विस दी है और उसके बदले में उसको पेमेंट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं जैसे कारपेंटर्स फॉर फर्नीचर मेकिंग। अब जो कारपेंटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना होता है। तो ऐसे अगर आप कारपेंटर्स को जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, हम वहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट। वेवर्स फॉर टेक्सटाइल्स, अब जो भी काम कपड़े बनाने में जो वेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, बुनाई वाला काम, तो आप ये बोल पाएंगे कि इन्होंने यहाँ पर इतना काम किया और इतनी इनकी लेबर कॉस्ट बनती है और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, ओके। अब आगे हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। ओके, सो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई और एलोकेट नहीं कर सकते हैं कि कौन से वर्कर को किस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए हैं। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए जो भी फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, अब वहाँ पे वॉचमैन होगा, है ना, उस वॉचमैन को भी तो आप लेबर पे कर रहे होंगे ना, कुछ अमाउंट पेमेंट कर रहे होंगे, तो वो लेबर कॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है। वैसे ही स्टोर कीपर्स होंगे जो स्टोर हाउस में जो भी सामान स्टोर करके रखा जाता है उसकी देखभाल के लिए होंगे, तो उनको भी आप कुछ पेमेंट करते होंगे। तो ऐसे जो कॉस्ट हो गई या ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो आप पे कर रहे हैं लेबर, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्शन के काम में ये लोग, ठीक है, समझ गए आप। चलिए तो अब इसको डिटेल में देख लीजिए। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट
Indirect labor cost is the wages of the employees which are not directly allocable to a particular cost center, जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के साथ या फिर डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो वो वॉचमैन हो सकते हैं, स्टोर कीपर्स हो सकते हैं, इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग ये होते हैं जिनको लेबर दी जाती है और ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के कामों से रिलेटेड नहीं होते हैं, समझ गए। ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इनको जो भी वेजेस पे किया जाता है इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बच्चे आगे एक दो और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। ओके, द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर, वो देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। वेजेस ऑफ आइडियल टाइम, कुछ आइडियल टाइम होता है जहाँ पे वर्कर्स काम नहीं करते हैं लेकिन उनका टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना, तो उसके बदले में कुछ वेजेस पे किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है, कि प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड तो है नहीं। ऐसा टाइम जिस टाइम पे काम नहीं हुआ प्रोडक्शन का, उस टाइम का भी पेमेंट लेबर्स को किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। अब जो भी वर्कर्स ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट या मशीनरी है जो प्रोडक्शन के काम में हेल्प कर रही थी, वो ख़राब हो गई, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस में थोड़ा टाइम जा रहा है, तो उसके बदले में जो भी रेम्यूनरेशन या वेजेस आप पे कर रहे हैं उन वर्कर्स को, तो हम उनको बोलेंगे कि आपने उन्हें क्या पे की है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे की है, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। फिर है वर्कमेंस कंपनसेशन। अब देखिए वर्कमेंस कंपनसेशन का मतलब बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो किसी वजह से उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर किसी वजह से आप उनको निकाल सकते हैं, अपने प्रोडक्शन के कामों से बाहर हटा सकते हैं। तो उसके बदले में क्या होता है कि आपको उनको कंपनसेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो कंपनसेशन अमाउंट जो आप दे रहे हैं वो होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट। फिर ये हॉलीडे पे, कुछ हॉलीडे पे होता है, जैसे कि मान लीजिए ईयर में कुछ एम्प्लॉयज़ को 15 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर वो एम्प्लॉय वो 15 दिन की छुट्टी ना लेकर के उसके बदले में अगर आपसे पैसा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, हॉलीडे पे करते हैं उनको, हॉलीडे के बदले में पैसे पे कर देते हैं। वो उतने टाइम का जितना टाइम उन्होंने काम किया है, 15 दिन की छुट्टी थी लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली, उस 15 दिन में काम ही किया, तो उसके बदले में आप उनको क्या दे देते हैं, पैसे पे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ये जो कॉस्ट होगी ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। ओके, तो यकीन करती इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि लेबर कॉस्ट क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पर एलोकेट कब की जाती हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज भी करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सेकेंड चैप्टर है, कॉस्ट एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। हर एक टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एक्सपेंसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो इसके लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का ये थर्ड पॉइंट है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट था वो था आपका मटेरियल कॉस्ट, सेकंड आपका लेबर कॉस्ट एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इसी से बनती है, इन तीनों को मिलाकर के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को बनाया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सैस फर्स्ट, तो जो भी एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन किया गया ना अकॉर्डिंग टू सैस का यहाँ पे फुल फॉर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो भी बातें कही गई हैं हम उसको देखते हैं। सो एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट की, तो उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं एक एक्टिविटी में या प्रोडक्शन के काम में, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे उनको यहाँ पर एक्सपेंसेस के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो एक्सपेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। So these expenses are incurred especially on particular job or process or operation are in no way connected with some other jobs or processes, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बचा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होते हैं जो पर्टिकुलर जॉब से ही रिलेटेड होते हैं, आप उसको डायरेक्टली वहीं उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए इस पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस पेन के प्रोडक्शन के या फिर पेन पे जो भी खर्चा आया इसके ही एक्सपेंसेस को आप एलोकेट करते हैं
आइडेंटिफाई करते हैं तो वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो आपका पेंसिल भी बन रहा है, पेन भी बन रहा है ना, स्केच पेन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन सब की बात की जाए तो वो आप फिर अगर सबकी बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस बता रहे हैं, तब तो आप ये इस तरीके से बता ही नहीं पाएंगे ना कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही है जो कि पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वो होती है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में, ताकि डिटेल में आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो अदर नेम्स से भी जाने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे यहाँ पे। सो दीज एक्सपेंसेस, दैट मीन्स कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नॉन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रोसेस एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। देखिए चार्जेबल एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि डायरेक्टली इनको चार्ज किया ही जाता है। प्रोसेस एक्सपेंसेस क्योंकि जब तक प्रोसेस चलता है उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं कि प्राइम कॉस्ट कब आती है, जब आप मटेरियल कॉस्ट को, लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब इंक्लूड करते हैं ना, तब प्राइम कॉस्ट आती है। इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे प्राइम कॉस्ट भी कहा गया है, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट करते टाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन का काम जब तक होता है, उस प्रोडक्ट को रेडी करने में जो काम होता है, इसलिए उसको प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रेलवे, फ्राइट, कैरेज एक्सेट्रा। जाहिर सी बात है, आप जो भी पर्टिकुलर जो जॉब है आपकी, पर्टिकुलर जॉब या जो भी आपका ऑर्डर है ना, या जो भी प्रोसेस है, उसके लिए आप रेलवे को भाड़ा पे करते हैं। सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे तो आपको रेलवे को भाड़ा तो देना होगा, ठीक है। फिर है हायरिंग ऑफ स्पेशल प्लांट मशीनरी। अब पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आपका जॉब है, उसके लिए जो भी आप प्लांट या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हायर किया होगा आपने कहीं से उस स्पेशल प्लांट को, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ पैसे पे करने होंगे, ठीक है। तो वो खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मशीन। अब कोई मशीन आप लेकर आए हैं अपने पर्टिकुलर जॉब को या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस पर भी खर्चा आना है, तो वो भी कॉस्ट भी पे करनी है, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न्स। देखिए रॉयल्टी का मतलब एक पर्टिकुलर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, किसी ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, या फिर मान लीजिए इस पेन के प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, तो जब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप काम करेंगे ना, तो आपको रॉयल्टी, जो भी खर्चा होगा रॉयल्टी का, पे करना होगा, तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न्स, डिज़ाइंस होते हैं, उसके लिए जो खर्चा आता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट माना जाता है बच्चे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब या फिर प्रोसेस के साथ, ठीक है। चलिए देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात हो रही है। तो इनके अलावा जो भी मटेरियल कॉस्ट है और जो आपकी लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट वाली, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके अलावा जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है, जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट आती है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विथ अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और वर्क ऑर्डर बट आर कॉमन टू जॉब्स और प्रोसेसेस। तो यहाँ पर उस एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जो लेकिन वो क्या होता है, कॉमन जॉब्स और प्रोसेस से रिलेटेड होती ही है। कॉमन जॉब्स का मतलब होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे तो उसको आइडेंटिफाई किया ही जा सकता है। लेकिन फैक्ट्री में जो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि पेन बन रहा है, पेंसिल बन रही है, स्केच पेन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ नहीं किया जाता। तो वो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या एक जॉब, जैसे कि मान लीजिए पेन के लिए प्रोडक्शन की जॉब मिल गई आपको, उसके लिए अगर आप सिर्फ एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन आप फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चा। तो दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड, अब ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में तो सभी आ गए ना।
फैक्ट्री में जो जो चीज़ें बन रही हैं उस पर जो भी खर्चा अराउंड टोटल एक्सपेंसेस की बात हो गई। पेंसिल बनी उसका खर्चा, पेन बना उसका खर्चा भी आ गया, तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में सब कहा जाता है। ठीक है, फिर ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जाहिर सी बात है। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी कंपनी या बिजनेस कर रही हैं जिससे भी रिलेटेड हैं, उनके ऑफिस में उसी से रिलेटेड तो काम होगा, तो ऑफिस का खर्चा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब पेन की भी सेलिंग होगी, पेंसिल की भी सेलिंग, स्केच पेन की भी सेलिंग्स होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनका सबका खर्चा एक साथ आएगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका जो चैप्टर 2 है उसे हम देख रहे हैं, कॉस्ट एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हम देख रहे हैं। और इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है आपका ओवरहेड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ओवरहेड होता क्या है। ठीक है बच्चे, सो ओवरहेड्स मे बी रिफर्ड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड सच अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which cannot be conveniently charged directly to specific cost center or cost units। देखिए बच्चा, ओवरहेड्स जो होता है ना वो एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड होता है। एक्सपेंसेस जो भी होंगे मीन्स प्रोडक्शन के टाइम जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब है जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे या कॉस्ट यूनिट पे या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। आप उसको जब डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं एलोकेट या फिर आइडेंटिफाई, तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हों या इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड हों, ये सभी मिलकर बनाते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका ओवरहेड्स के तरीके से उन्हें चार्ज किया जाता है। ओवरहेड्स की अगर बात करें तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट टाइप्स के ओवरहेड्स को करते हैं, हम पढ़ते हैं, और फिर उसी के बेसिस पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर होती है और उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। अब वो ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो सुना होगा आपने फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इस तरीके से। ठीक है, अभी आगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। अभी हम बात कर लेते हैं कि ओवरहेड्स किस तरीके से क्रिएट होता है। तो ओवरहेड्स आर द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, अब इन टर्म्स को यूज़ करके ही आप ओवरहेड्स को बना सकते हैं, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन्हीं को जब आप एक साथ लेकर आते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि ये ओवरहेड है। ठीक है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अब जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है इनडायरेक्टली उस पर जो भी पैसे खर्च किए गए हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली जो भी पैसा खर्च हुआ जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के साथ, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मटेरियल से रिलेटेड। तो ऐसे मटेरियल कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे ओवरहेड्स में। साथ ही साथ इनडायरेक्ट वेजेस, जिसे आप इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं, उसको भी इंक्लूड किया जाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है, तब जाकर के आपका ओवरहेड क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंसेस होता है और किसको आप इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के अगर ओवरहेड्स की बात करें तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर नीचे अप्लाई होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ओवरहेड निकल कर आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें बच्चा, तो जो भी आपका टोटल ओवरहेड बनकर आया है ना, इन सबको इंक्लूड करने के बाद जो भी ओवरहेड्स आया है उसमें से आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट। ठीक है बच्चे, समझ गए? तो ये फॉर्मूला है इन दोनों को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स को देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। अगर हम पहले ओवरहेड की बात करें तो उसमें आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड होता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, थर्ड होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वन बाय वन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से खर्चों को शामिल किया जाता है। ओके, सो इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर का यहाँ पर मतलब है जिसे आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट क्या होता है, तो उसको
वीडियो बना हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जो भी फैक्ट्री है आपकी जहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा है ना, जो भी इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पे खर्चे किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, पावर हो सकता है, लाइटिंग का खर्चा हो सकता है, हीटिंग, कोल, फ्यूल, जो भी चीज़ें होती है वो आ जाती हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना, मशीन्स वगैरह। फिर है आपका सैलरी की बात करें तो फोरमैन की सैलरी हो जाएगी, आपका जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी यहाँ पर आ जाती है। तो ये सभी किसका पार्ट होते हैं, ये पार्ट हो जाते हैं आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो जब कभी भी आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें और ऐसे खर्चे आपको नज़र आ रहे हों तो आप उसको किस में शामिल करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया इतना। सेकेंड हम बात कर रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की, जिसमें ऑल द इनडायरेक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब इसमें क्या किया जाता है, अब जैसे ऑफिस बिल्डिंग होगी, है ना, क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग अलग होती है, ऑफिस बिल्डिंग अलग होती है। ऑफिस बिल्डिंग का रेंट हो जाएगा, ऑफिस बिल्डिंग का जो भी डेप्रिसिएशन है उस पर चार्ज किया जाता है। आपका जो ऑफिस में स्टाफ काम कर रहे हैं उनको आप सैलरीज पे करते हैं, ऑफिस मैनेजर को सैलरी पे कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसे खर्चे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो तो उसमें आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हो सकता है, अकाउंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स हो गए। ठीक है बच्चा, तो जैसे अकाउंटेंट को आप सैलरी पे कर रहे हैं, आपके जो ऑफिस बिल्डिंग है, जो पोस्टेज का खर्चा होता है, स्टेशनरी का, टेलीफोन का जो खर्चा होता है, ऑफिस बिल्डिंग में भी लाइट यूज़ होती है उसका जो खर्चा होता है ना, डायरेक्टर्स होते हैं आप उनको पे करते हैं सैलरीज़। इस तरह के जो भी खर्चे होंगे वो रिलेटेड होंगे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से। तो जब कभी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें तो उन खर्चों को इसी ओवरहेड में इंक्लूड करें। थर्ड है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बच्चा। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें तो जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं। सो ऑल द इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जो भी आपके इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा होगा वो इस हेडिंग के अंदर आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एडवर्टीज़मेंट का खर्चा, तो वो सेल्स को प्रमोट करता है ना एडवर्टीज़मेंट, तो इस तरीके से जो प्रमोशन के खर्चे होते हैं वो सब आ जाता है इसमें। अब आपके जो सेलर होते हैं या आपने जो सेल्स मैनेजर्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके जो भी खर्चे होंगे वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। वेयर हाउस होगा जहाँ पे आप माल को रखते हैं ना, अपने स्टॉक्स को रखते हैं सेफ्टी तरीके से। शिपिंग के चार्जेस हो जाते हैं जो इसमें इंक्लूड किए। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है आपका स्टॉक है उसका इंश्योरेंस होगा तो उसका खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। पैकेजिंग का एक्सपेंसेस का खर्चा यहाँ पर आ जाता है। जो भी आपके सेल्स मैन है आप उनको कमीशन पे करते हैं टाइम टू टाइम जब वो सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। सेल्समैन की सैलरीज आ जाती हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, है ना, बहुत सारे खर्चे यहाँ पर आते हैं। तो सेल्स से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा दिख रहा है तो आप उसको कहाँ पर शामिल करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में इंक्लूड करिएगा। ठीक है, यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। यकीन करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड उसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, वीडियो साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सी कॉस्ट होती है और उसको किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अंडर अ कॉमन डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ नेचर, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस। ठीक है बच्चा, तो जो भी कॉस्ट होती हैं उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो पर्टिकुलर जो भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लाइक नेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है ना, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, रिलेशंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है एक ग्रुप को प्रेजेंट करता है कि जो भी कॉस्ट में कंपोनेंट्स
शामिल होते हैं वो किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और आप जब उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, उनको हम देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में। सो अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बच्चे, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। इनको अभी हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस में किस तरह से नेचर के अकॉर्डिंग कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद है रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर एंड ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कॉस्ट सेंटर की पर्टिकुलर जो भी आपकी कॉस्ट है वो किस सेंटर से रिलेटेड है। सेंटर दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर किस कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और किस तरह से उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देन है आपका फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़, जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है उसमें किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बेसिस पर कॉस्ट को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। फिर है बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जो कॉस्ट होती है उसका अपना बिहेवियर भी होता है। लाइक कॉस्ट जो होती हैं कुछ फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड नेचर दैट मीन्स कि कॉस्ट में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है, चाहे प्रोडक्शन का लेवल कितना ही ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिक्स्ड रहती हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जिसमें प्रोडक्शन के साथ साथ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। मीन दैट मीन्स कि सेमी वेरिएबल का मतलब मान लीजिए इस पेन को बनाने में है ना 5 रुपये खर्च हुए तो इसमें से 2.5 रुपये हो सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हो और 2.5 रुपये हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट हो। क्लियर, ठीक है। फिर है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल दैट मीन्स कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है, मीन्स बदलती रहती हैं, ओके। फिर है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, इसके बेसिस पर भी कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, उसको देखेंगे। फिर है प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाई किया है, वो भी देखेंगे। फिर है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ खर्चा किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम, तो मटेरियल और लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए आप पैसे खर्च करते हैं। तो ये जो कॉस्ट है दैट मीन्स कि मटेरियल पर कितनी कॉस्ट आई, लेबर कितनी कॉस्ट का यूज़ हुआ, एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस जो हुए उस पर कितनी कॉस्ट यूज़ हुई, है ना, ये हो गया इसके बेसिस पे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। पॉइंट है आपका अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर, ठीक है बच्चा। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने कॉस्ट को बांटा। अभी आपने समझा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। इससे पहले वाली जितनी वीडियोस है उसमें बता चुकी हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कॉस्ट सेंटर पे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कॉस्ट सेंटर पे, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे हमने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की बात की थी, तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही होते हैं बच्चे, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी एंड अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, तो उसमें आएगी आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चे। इस तरीके से इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। आगे थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो वो है आपका अकॉर्डिंग टू फंक्शन और एक्टिविटीज़। अब जो भी फंक्शन या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट की। सो कॉस्ट की बात करें तो वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी, सेकेंड आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो जाएगी, थर्ड आपकी सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी बच्चे, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिफ्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। देखिए कोई भी आप कॉस्ट बना, फंक्शन का मतलब होता है कि अगर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सी पहले कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। देन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो भी प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है ना। जो चीज़ें भी होती हैं ऑफिस लेवल में वो काम किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वहाँ पर जो भी खर्चा हो रहा है। फिर है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्स मैनेजर होते हैं जो है ना काम करते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने का, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट या खर्चा किया जाएगा वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स कि
किस तरह के लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट आएगी वो ही आएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, अब आपने प्रोडक्ट को बना लिया, अब आप उसके बारे में रिसर्च भी करते हैं ताकि उसको आप आसानी से और अच्छे से पब्लिक के बीच में डेवलप कर पाएँ। उसके लिए जो आपका एक होता नहीं कि पब्लिसिटी या फिर एक कस्टमर बेस बना सके, उसके लिए यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी उसको शामिल किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है बच्चे, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। अब बिहेवियर के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कितने पार्ट्स में आइडेंटिफाई किया गया, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने बिहेवियर की बात की, तो कॉस्ट जो होती है कुछ फिक्स्ड होती हैं, कुछ सेमी वेरिएबल होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं बच्चे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी कॉस्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी 1 बाय 1 कि ये कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है बच्चे, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिटेल में मैंने इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो आपको आसानी से शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें समझ में आ जाए। और बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, इसी तरीके से प्रेजेंट करना अगर आंसर लिखने के लिए आता है तो, क्योंकि सेकेंड चैप्टर भी थ्योरी वाला चैप्टर है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, वो है अकॉर्डिंग टू रिलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल के लिए जो कॉस्ट है उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, किस तरह से वो रिलेवेंट हो सकती है डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोल में। ठीक है, सो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब ये क्या होता है, इस पर ऑलरेडी पहले से वीडियोस बने हुए, लेकिन वो काफ़ी पुराने वीडियोस हो चुके हैं। नई वीडियोस बनाऊंगी और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देन आता है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है ना। उसके बाद इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, इसको भी डिटेल में समझाएंगे 1 बाय 1 हर एक वीडियो में। अभी आप ये जान लीजिए किस तरह से कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसके बाद संक कॉस्ट क्या होती है, देन रिलेवेंट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट बच्चा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी होती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसी में उसको इंक्लूड किया जाता है, बट इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो आप उसको इंक्लूड ज़रूर करिएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, मैंने बता दिया अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, 6th पॉइंट है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला आपका बैच कॉस्ट है ना, जिसमें बैच कॉस्टिंग आप पढ़ते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं जिसमें प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट। ठीक है बच्चा, इस तरीके से यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया गया। आप इस तरह से ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना करके भी, या फिर जो स्कैटर चार्ट होते हैं उस तरीके से भी उनको दिखा सकते हैं आप अपने पेपर में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किस तरीके से कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वह आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर है प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। इन सारी कॉस्ट को डिटेल में 1 बाय 1 हर एक वीडियो में बताते जाएंगे ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन को बताना था ताकि आपको आसानी से एक अच्छा सा आंसर लिखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, बहुत इजी होता है। 1 बाय 1 हम बाद में डिस्कस करेंगे। यकीन करते इस वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका सेकेंड चैप्टर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशंस, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्या होती है, किस तरह से इसको कंसीडर किया जाता है और क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट होती क्या है। सो प्रोडक्ट कॉस्ट आर रिलेटेड टू गुड्स प्रोड्यूस्ड और purchased for resale and are identifiable as a part of inventory। देखिए बच्चा, जो भी आपकी जो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट अपने नेम से ही आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को कि ये जो भी आपका प्रोडक्ट बना होता है उसकी कॉस्ट से रिलेटेड होती है। जब भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और मैन्युफैक्चर होने के बाद जब एक प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है, स्पेशली फैक्ट्री में, वहाँ पर जो भी खर्चे हो रहे होते हैं, जो भी लागतें आती हैं, जो कॉस्ट आती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। एक तो ये हो गया कि आप गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड,
कौन सी कॉस्ट हो सकती है? ऐसी कॉस्ट जब आप प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए बाहर से परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, सो जो भी इन्वेंट्री आप बाहर से परचेज करेंगे उसको रीसेल करने के पर्पज़ से या उसको उसका प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। फैक्ट्री तक की हम बात कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पे खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री तक जो भी खर्चे होंगे वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। सो दस द कॉस्ट इन्फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, तो ऐसी कॉस्ट जो इन्फॉर्म होती हैं प्रोडक्ट के लिए तो उसकी बात करेंगे। सो लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है बच्चे, समझिए। मीन्स जो भी फैक्ट्री तक जो काम सीमित होता है, तो फैक्ट्री में क्या काम होता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको वहीं पर डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है, डायरेक्ट लेबर यूज़ होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं, तब जा कर के वो प्रोडक्ट बनकर वहाँ पर तैयार होता है। तो हम उसको तब बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ओके, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं हम, किसके क्या मेन फीचर्स हो सकते हैं। सो द मेन फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट आर एज फॉलो। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ये फीचर हो गया इसका कि प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर है अब्जॉर्ब बाई और अटैच टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अब जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं, बनी है, बनकर रेडी हुई हैं, उनके साथ इसको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, या उसको कहते हो उसमें समाहित होती है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट की जो एक यूनिट, मान लीजिए ये जो पेन है, ये पेन बनकर रेडी हुआ, तो इस पेन को बनाने में 5 रुपये आए, तो इसमें जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो समाहित है, मीन्स इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड है आपका दिस यूनिट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्रिएबल, इस जो आपकी ये जो कॉस्ट है ना, इसको आप इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसको जब कंसीडर करते हैं आप या कैलकुलेशन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो वहाँ पर इसको, इस प्रोडक्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट कॉस्ट के बेसिस पर ही वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ठीक है, एक तो इन्वेंट्रेबल कॉस्ट इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है, आप उसको बोलते हैं, जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, एक जो उसकी इन्वेंट्री जो लिस्ट होती है प्रोडक्ट की, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्रेबल कॉस्ट, जाहिर सी बात है, अब ये पेन बनकर रेडी हुआ है तो सिर्फ ये पेन में आपकी सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट तो होगी नहीं, ये प्रोडक्ट जब बना तो ये एज अ फिनिश गुड्स भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट भी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स में भी कंसीडर हुई, वर्क इन प्रोग्रेस में भी कंसीडर हो रही, और जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें भी कंसीडर की जा रही है, ठीक है बच्चों। तो इन्वेंट्रेबल कॉस्ट को ही देखा जाता है। अभी एक चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगी कि जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं या अनसोल्ड स्टॉक्स होते हैं, जब वो बच जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ये इंक्लूडेड होता है, ठीक है। कौन? प्रोडक्ट कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है। फिर है पर्पस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब क्या पर्पस है प्रोडक्ट कॉस्ट का वो भी देख लीजिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। फिर है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी तो आप प्राइस को डिटरमिन कर पाएंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉस्ट प्लस मेथड। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब दिए जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ होता है तो इसलिए भी, ओके, ध्यान रखिएगा ये तीनों पॉइंट्स। अब हम आगे बात करेंगे पीरियड कॉस्ट क्या होती है, करेंगे यहाँ पर कि पीरियड कॉस्ट का क्या होती है ऑन द अदर हैंड, ठीक है। मीन्स अगर दूसरी तरफ देखें हम इसको, सो पीरियड कॉस्ट आर जनरली रिलेटेड टू टाइम। तो ये पीरियड कॉस्ट को हिंदी में आप अवधि लागतें बोलते हैं, तो ये टाइम से ही रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर टाइम की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम पे जितनी कॉस्ट आई उसकी बात हो रही, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड आर डिडक्टेड एज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द करेंट पीरियड फ्रॉम द रेवेन्यूज़। देखिए बच्चा, ये जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है ये टाइम से रिलेटेड होती है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है, टाइम से रिलेटेड होती है, ओके, ये ध्यान रखना है हमें। एंड
ये जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है ये डिडक्ट होती है। डिडक्ट का मतलब होता है कि माइनस हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ। टाइम पीरियड में जो भी रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं ना, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से ये जो पीरियड कॉस्ट होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, डिडक्ट कर दी जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या बात की थी कि जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे किए जा रहे हैं, जो भी कॉस्ट आ रही है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होती हैं। और जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है इसमें कंसिडर किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, ठीक है। मीन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जितनी भी लागत आई, जो भी खर्चा किया गया, उन कॉस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है पीरियड कॉस्ट के तौर पे, ठीक है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज विदाउट बीइंग रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो भी रेवेन्यू होगा वहाँ से इस पीरियड कॉस्ट को क्या किया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, मीन्स माइनस कर दिया जाता है। ओके, सो द मेन फीचर्स ऑफ पीरियड कॉस्ट आर एज फॉलोज। इसके क्या फीचर्स हैं मेन, वो देख लीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। तो ये जो आपकी कॉस्ट होती है पीरियड कॉस्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है, टाइम से रिलेटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके बच्चे, फिर दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब होता है जब कभी भी आप अनसोल्ड जो गुड्स बच जाते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स जो बच जाते हैं, उसका जब वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पर ये पीरियड कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती। वो कंसीडर, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, उसके बेसिस पर ही वैल्यूएशन किया जाता है जो भी अनसोल्ड स्टॉक्स होता है, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका, सच कॉस्ट आर इंकर्ड फॉर अ time period and are written off as expenses in profit and loss account during the period in which these are incurred। तो जिस भी टाइम पीरियड में इन कॉस्ट को इंकर्ड किया जाता है, उन एक्सपेंसेस को या क्या कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा या फिर माइनस कर दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा करके, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ से उसको माइनस कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस पूरे जो भी हमने थ्योरी पढ़ी ना, उसको समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा अच्छे से। हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको रखा हुआ है, इधर है प्रोडक्ट कॉस्ट, इधर है आपकी पीरियड कॉस्ट, ठीक है। हमने इस तरह से इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, एरो बना हुआ आपको दिख रहा होगा। सो ये जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। आप सबको पता है ना बच्चा, जो भी आपका स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, अनसोल्ड गुड्स होता है, जिसको आप बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको ट्रीट किया जाता है एज अ एसेट, है ना। एसेट्स के तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है और फिर उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो भी किया जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है अनसोल्ड स्टॉक को, है ना, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो उस अनसोल्ड स्टॉक में इंक्लूडेड है ना, उसमें वो ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फॉर अनसोल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन में, और उस अनसोल्ड स्टॉक को ट्रीट किया जाता है एज अ एसेट और शो किया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर हो गया बच्चे ये पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हम पीरियड कॉस्ट की। पीरियड कॉस्ट जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको, क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होती है। सो जो पीरियड कॉस्ट है वो चार्ज की जाती है एज अ एक्सपेंसेस। सो इट इज़ चार्ज एज एन एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करेंट पीरियड, ठीक है बच्चा। सो पर्टिकुलर जो भी करंट पीरियड होगा वहाँ पर उसको एज एक्सपेंसेस चार्ज किया जाएगा और कहाँ पर शो किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर एक और एरो दिख रहा होगा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट में, ठीक है। सो पीरियड कॉस्ट की बात करें तो हमने कहा था पीरियड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट में जो होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होती है, उनको कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर पीरियड कॉस्ट में आपका क्या आ जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाती है, जिसमें कि सोल्ड गुड्स से रिलेटेड होते हैं वो, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सेल्स से ही तो रिलेटेड है, सेल्स जितना भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बेचा जा रहा है ना, बिक रहा है, तो ये क्या होगा, सोल्ड गुड्स से रिलेटेड होता है। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो यहाँ से भी रिलेटेड होती है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी पीरियड कॉस्ट से भी रिलेटेड होती है क्योंकि यहाँ पर गुड्स को सोल्ड किया जाता है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक
प्रोडक्ट कॉस्ट को एज अ सोल्ड गुड्स की तरीके से ट्रीट किया जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट को लेकर के, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रोडक्ट कॉस्ट को भी क्या कंसीडर करेंगे एज एक्सपेंसेस और वो माइनस होगा। साथ ही साथ जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा और उसको एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और शो किया जाएगा कहाँ पर, आपको जो भी अनसोल्ड स्टॉक उसको कहाँ पे शो करेंगे आप, एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, समझ गए ना, इन द बैलेंस शीट जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करते हैं, शो करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में ही इसको कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट को, तो वहाँ पर एज अ इस फॉर्म में उसको शो कर दिया जाता है। लेकिन पीरियड कॉस्ट में क्या होता है, यहाँ पर ये खर्चे की तरीके से ट्रीट किया जाता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो किया जाता है। ठीक है, यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, कैसे कंसीडर किया जाता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को। इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, साथ ही साथ एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है उसको भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो हिंदी में आप इसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। So a variable cost is a cost which tends to vary directly with the volume of output and cost of material is an example of variable cost। देखिए बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, मीन्स चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे आउटपुट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे एज एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, एक एग्जांपल के तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम रहा है आउटपुट का प्रोडक्शन के टाइम, कितना मटेरियल यूज़ हुआ है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, तो ज़्यादा कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा कम होती रहती है, मीन्स चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और आउटपुट। ठीक है बच्चे, समझ गए। सो ये डायरेक्टली क्या होता है, वेरी करती है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग में वीडियोस के कि ऐसी कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर पाते हो एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट्स के साथ या फिर कॉस्ट सेंटर पे, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप करते हैं स्टेशनरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात हो कि सिर्फ पेन की प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है तो इसको हम बोलेंगे आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, है ना, डायरेक्टली वो भी। तो इस पेन की कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करें तो जो भी इसकी कॉस्ट आएगी हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, समझ गए। वैसे ही है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड आइदर विद अ कॉस्ट यूनिट और विद अ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, है ना। एंड एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज़ द एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ डिपार्टमेंट। अब जैसे कि मान ली डायरेक्ट मटेरियल की जो भी कॉस्ट होगी अगर आप उसको डायरेक्टली एलोकेट कर पाते हैं उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ तो उसको हम बोलेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस है, क्या होते हैं। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट की हम बात करें हम तो वो है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट एज इट रिफर्स टू प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट। जैसे एक होता है ना कि आप प्रिडिक्शन करते हैं, चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना, सोचते हैं कि इतना तो पैसा लग ही जाना है। सपोज मान लीजिए इस पेन को बनाना है, ठीक है, आपने डिसाइड किया था कि इस पेन को बनाने में कितने पैसे लग सकते हैं, 5 रुपये लगेंगे, है ना। लेकिन जब आपने इसको बनाया, जब इसका मतलब रेडी किया तो पता चला कि आपने इस पर सिर्फ 3 रुपये खर्च किए, है ना। तो जो 3 रुपये हैं वो तो एक्चुअल कॉस्ट हो गई, लेकिन जो आपने सोचा था ना कि 5 रुपये लगेंगे, आपने जो एक अनुमान लगाया, जो एक एस्टिमेशन लगाया, है ना, जो एक प्रेडिक्शन की इसके लिए कि 5 रुपये तो लगेंगे ही, तो वो क्या हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट बच्चे। ठीक है, जो आप एक अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स अ प्लान्ड कॉस्ट विच अटेम्प्ट टू शो व्हाट द कॉस्ट शुड बी फॉर क्लियरली डिफाइंड कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात हो रही है ना, ये एस्टिमेशन कॉस्ट की जैसे ही होती है, ये भी प्री डिटर्मिन्ड होती है। लेकिन किन बेसिस पर? जो भी स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं ना, मान लीजिए इस पेन के लिए क्या स्टैंडर्ड डिसाइड है कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, है ना, इसका लुक ऐसा होना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या किया आपने, उसकी कॉस्ट को फिक्स कर दिया कि इतनी ही स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी प्री डिटर्मिन्ड ही होती है। ओके, समझ गए आप? तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो आपकी जो भी उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या सिचुएशन एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे कि पेन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लुक वाइज वो अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये प्लान्ड कॉस्ट होती है। ओके, और जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो एक्चुअल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। जब कभी भी ये पेन बनकर तैयार होगा, तैयार होने के बाद देखा जाएगा कि इस पर कितना पैसा खर्च किया गया, उन लागतों को जोड़ा जाता है, उन सभी कॉस्ट को ऐड किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 3 रुपये कॉस्ट आ रही है, 5 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो जो एक्चुअल में इस पर पैसा खर्च हुआ वो जो होता है वो होती है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटर्मिन्ड होती है। यकीन करते इस वीडियो में आपको ये चारों कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।